अगर आप यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में जाके नार्वा रिवर के ईस्ट में देखेंगे तब आपको रूस दिखाई पड़ेगा, जहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 3.5 घंटे दूर है। अगर वेस्ट में देखेंगे तब आपको एस्टोनिया दिखेगा, जो यूरोपीय यूनियन का भाग है। इस जगह की खूबी ये है कि यहाँ 2 चर्च हैं, लेकिन ये दोनों ही चर्च 2 अलग सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही इस पूरे मसले की जड़ है, रूट कॉज, जिसे सैमुअल पी हंटिंगटन ने नाम दिया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो आज हम इसी रूट कॉज की बात करेंगे, और ये क्यों और कैसे होने दिया गया, और इससे फ़ायदा किसे हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 पे यूक्रेन पे आक्रमण किया, इसकी शुरुआत हुई। कुछ का मानना है कि यूक्रेन की क्रीमिया को लेने से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जुलाई 1054 से होती है, जब इटली के रोम का चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क को अलग कर देता है खुद से, और एक डिवीज़न यहाँ देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी में, जो आज तक बना हुआ है। लेकिन 1453 में जब ओटोमन का यहाँ पे आगमन होता है, तब ये चर्च विस्थापित हो जाता है रूस में, और आज तक वहाँ बना रहता है। और ये समय था जब ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च की स्थापना होती है, यानी कि अब क्रिश्चियनिटी को वेस्टर्न और ईस्टर्न के माध्यम से हम जानते हैं, जिन्हें हम कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च हम जानते हैं। लेकिन 1992 में आई सैमुअल पी हंटिंगटन की थीसिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पहली बार ये बताती है कि आने वाला समय में क्लैश होगा सिविलाइजेशंस में, जिसमें कि एक 2 सिविलाइजेशंस हैं, एक वेस्ट और एक जिसे हम देख पा रहे हैं रूस। इन्हें नाम दिया गया कोर सिविलाइजेशंस। और भी सिविलाइजेशंस का हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये आज मेन सिविलाइजेशंस हैं, और ईस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च जिसे रिप्रेजेंट करता है। इस कोर सिविलाइजेशन की खूबी है हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन और सबसे ज़रूरी रिलीजन। ये सभी मिलके किसी सिविलाइजेशन को एक कोर सिविलाइजेशन बनाते हैं, और हंटिंगटन के अनुसार आने वाला समय इन्हीं के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, ना कि आइडियोलॉजी के बीच, जैसा कि कोल्ड वॉर के समय हमने देखा। तो आज जो हम देख पा रहे हैं वो रूस और यूक्रेन का मसला नहीं, बल्कि वेस्ट और ऑर्थोडॉक्स के बीच में भी एक टक्कर हम देख पा रहे हैं। हंटिंगटन के अनुसार हर कोर सिविलाइजेशन अपने आप को सुपीरियर मानती है, इसलिए वेस्ट को जब आप देखेंगे, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने कभी भी रूस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे निचला बताया, उसे खराब बताया। लेकिन पुतिन ने ये किया कैसे? इसको समझने के लिए आपको रूस के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, जिसे पुतिन ने 2020 में अमेंड किया। सबसे पहले उन्होंने 2036 तक अपना कार्यकाल सुनिश्चित कर लिया। इसका मतलब था कि अब कोई भी कूप यानी कि तख्ता पलट नहीं हो सकेगा। डुअल सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब आपको सिर्फ रूस की ही सिटीजनशिप मिलेगी। फॉरेन रेसिडेंसी का कंसेप्ट भी ख़त्म किया गया। किसी भी पद पे बैठने के लिए अब आपको 25 साल तक लगातार रूस में ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको वेस्टर्न एजुकेशन से कट ऑफ कर दिया गया। पार्लियामेंट के डिसीजन को, यानी कि वहाँ के ड्यूमा को, अब प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है। इसका मतलब एक शक्तिशाली प्रेसिडेंट का बनना तय था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द डाला गया, शेयर्ड कल्चर रशियन आइडेंटिटी, यानी कि इसके माध्यम से अब कहीं पर भी किसी भी देश में अगर रशियन आइडेंटिटी है, रशियन कल्चर लिंक है, और उनके रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तब रशिया इंटरनेशनली वहाँ इंटरफेयर कर सकता है। उदाहरण के रूप में अगर अर्जेंटीना में किसी रशियन को प्रॉब्लम हो रही है, तो रशिया वहाँ इंटरफेयर कर सकता है। रूस पासपोर्ट प्रोवाइड कराने लगा उन लोगों को जो सोवियत के समय से आइडेंटिटी शेयर करते आए हैं, यानी कि जहां उसे लगेगा कि सोवियत का यहाँ पे रेसिडेंट है, वहां वो उसे पासपोर्ट देना शुरू कर दिया। सिटीजनशिप है तो वह इंटरफेरेंस भी हो सकती है। इसी के बेसिस पे यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क में इंटरवेंशन किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ रशिया के डोमेस्टिक लॉ से मेल नहीं खाता, तब रशियन लॉ को ही मान्यता दी जाएगी, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ अब से मान्य नहीं होगा रशिया पे। आमतौर पे सारे ही देशों में ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप हों, लेकिन यहाँ उल्टा किया गया पुतिन के माध्यम से। इस लॉ से सबसे ज़्यादा परेशानी अगर होने वाली है तो वो जॉर्जिया, मोल्डोवा, बेलारूस जैसे देशों को होने वाली है, जहाँ रशियन एथनिक पीपल रहते हैं। जेएनयू की प्रोफेसर अनुराधा तो यहाँ तक कहती हैं कि कोई भी रशियन प्रेसिडेंट नहीं रह सकता अगर उसके कार्यकाल में किसी रशियन को, अगर वो बाहर देश में है, परसिक्यूट किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट,
इन्होंने यूक्रेन में रशियन को हटा के यूक्रेनियन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। इसलिए वहाँ के लोग अब और ज़्यादा भड़कने लगे जो रशियन आइडेंटिटी को फॉलो करते थे। उनकी सिटीजनशिप भी छीनी जाने लगी। नाटो बार बार ये कहता रहा है कि आप हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन कभी ज्वाइन नहीं करवाया। उसके पीछे भी सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी काम आती है, क्योंकि यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ज़्यादा हैं ना कि कैथलिक। तो शुरू से ही नाटो का ये रीज़न था, लेकिन सिर्फ एक झुंझुना आपको दिखाना पड़ेगा और यही झुंझुना दिखा के रूस को उकसाया गया और हमले की तरफ लाया गया, जिससे कि रूस भी हमेशा से चाहता था कि ऑर्थोडॉक्स का प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ सके, इसकी टेरिटरी और ज़्यादा बढ़ सके। रूस के हर प्रेसिडेंट को बार बार ये दिलासा दिया गया कि आपको हम अपने पैरिटी में लाएंगे, अपने सामान लाएंगे, लेकिन हर प्रेसिडेंट के साथ झूठ बोला गया, उन्हें साफ तौर पे छल किया गया। यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने तो कई कंसेशन भी दे डाले अपने आप को नाटो या यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, लेकिन कभी रूस को अपने पास बैठने वाली स्थिति में नहीं लाया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वेस्ट अपने आप को सुपीरियर मानता है और कैथलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, लेकिन रूस एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। यूक्रेन बफर साबित हुआ है, जैसे तिब्बत, भारत और चीन के बीच बफर साबित होता था, क्योंकि नेपोलियन और हिटलर के समय में भी जितने भी आक्रमण हुए हैं रूस पे, वो यूक्रेन से होते हुए हैं। तो जियोपॉलिटिकली भी यूक्रेन रूस और वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी नाटो ने और किसी और कंट्री ने अपनी सेना नहीं भेजी, वो इसीलिए क्योंकि जब यूक्रेन नाटो का मेंबर है ही नहीं, तब क्यों भेजें। इसीलिए आज तक एज अ बिजनेस के रूप में यूक्रेन को यूज़ किया गया और अपने हथियार बेइंतहा वहाँ पहुँचाए गए। इससे दो फायदे हुए, अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो सिर्फ यूक्रेन पे हमला होगा, वेस्ट पे हमला नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन वेस्ट का भाग है ही नहीं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, याद रखें इस शब्द को। अब यूएस के पास ये कहने के लिए है कि यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है और नाटो को ज्वाइन करने वाला है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में रूस को और प्रेशराइज करना है। रूस का यूक्रेन पे आक्रमण करने से आइसोलेट करना एक बेहतर समझा गया, इसलिए सैंक्शन बार बार लगाए गए और भी ज़्यादा अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार रूस पहले से ज़्यादा इकोनॉमिकली सेटअप है, क्योंकि उसके पास चीन का मार्केट है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि यूरोप के जर्मनी और फ्रांस नाटो से खफा थे, इसलिए अपने ही एक अलग फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे थे। लेकिन इस खतरे के बाद अब दोनों ही देश सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दोबारा फ्रांस यूएस के पीछे आने पे मजबूर हो जाता है। यूरोप और रूस के बीच में एनर्जी सप्लाई बेहद बढ़ रही थी, जिसे हम नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। अमेरिका इससे खफा था। अमेरिका चाहता था कि ये कभी भी ये पाइपलाइन वजूद में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जर्मनी मना करता आया था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंसी आपको मिल जाती है अगर आप अमेरिका से हटकर रूस से ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन इस हमले से अब ये खटाई में पड़ चुकी है और हो सकता है ये बंद करनी पड़े। अब इस एनर्जी की भरपाई कहाँ से होगी? निश्चित रूप से अमेरिका के तेल से। जैसे हमने ईरान से तेल लेना बंद किया और शुरू कहाँ से किया? अमेरिका से तेल लेना। ठीक वैसे ही जर्मनी रूस से गैस लेना बंद करेगा और कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? अमेरिका से। तो यूएस को कितना फ़ायदा होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। हथियारों से फ़ायदा और ट्रेड। सैमुअल पी हंटिंगटन 7 कोर सिविलाइजेशंस की बात करते हैं और इन 7 सिविलाइजेशंस में भारत भी एक है।